Hello students, in this video we will discuss about chapter 9 traders, kings and pilgrims। ठीक है, तो इस चैप्टर का जैसा कि नेम है ट्रेडर्स मतलब होता है व्यापारी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है किंग्स मतलब आपको पता है क्या होता है। किंग्स मीन्स होता है राजा, और पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थयात्री। ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, किंग्स मतलब राजा, और पिलग्रिम्स मतलब होते हैं तीर्थयात्री। अब तीर्थयात्री कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक स्थानों पे जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति है या बद्रीनाथ, केदारनाथ या वैष्णो देवी, आपका हमारा जो मंदिर है वहाँ पे लोग जाते हैं, तो ऐसी जगह पे जाने वाले लोग को तीर्थयात्री कहते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो जगनी एट द मार्केट मीन्स बाज़ार में घूमती है एक लड़की है जिसका नाम जगनी है। वो बाज़ार में घूम रही है, बाज़ार में है। जगनी looked forward to the fair in the village. She loved to see and touch the pots and pans of shining steel, bright plastic buckets, cloth printed with brilliant floral designs, and clockwork toys, all of which came from the city. जगनी अपने गांव के मेले के बारे में सोच रही है। ठीक है, वो स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, ठीक है, रंग बिरंगे फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, और चाबी से मतलब जो चाबी चलने वाले खिलौने, उनके बारे में वो सोच रही है। और वो कहती है कि सब बहुत अच्छे लगते हैं। द मैन हु स्प्रीड आउट दियर वेयर्स कैम इन बसेस एंड ट्रक्स एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे। इन चीज़ों को जो बेचने वाले दुकानदार होते हैं वो बस और ट्रक से आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। ठीक है, वाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव, सी वंडर्ड। हर मदर एक्सप्लेन दैट दे वर ट्रेडर्स, पीपल हु ब्रॉड थिंग्स दे वर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर। जो जगिनी थी को ये इन चीज़ों को सोच के हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ। तो उसकी माँ ने उसको बताया कि वे लोग व्यापारी थे, वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज़ जहाँ पे बनाया जाए, जैसे कपड़े अगर अहमदाबाद कानपुर में बनाया जाता है तो ये वहाँ से उसको खरीदते थे और फिर उन्हें मेले वगैरह में आके बेचते थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे है सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स मीन्स व्यापार और व्यापारियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, you read about the northern black polished ware in chapter 8. This fine pottery, especially bowls and plates, were found from the several archaeological sites throughout the subcontinent. अब जो चैप्टर 8 में हम लोगों ने पढ़ा था काले पालिश वाले बर्तन के बारे में, ये जो खूबसूरत बर्तन थे, ये जो खास तौर पे ना इनकी जो कटोरियाँ बनती थी, जब बाउल्स बनते थे और थालियाँ मतलब प्लेट्स बनते थे, जो कि सब कंटिनेंट के साइड में हम लोगों को मिले थे। हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेसेस? क्या आपने कभी सोचा कि उस जगहों तक पे कैसे पहुँचे थे? ट्रेडर्स में हैव कैरिड देम फ्रॉम द प्लेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। तो ऐसा हम लोग सोचते हैं, ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। जैसा कि अभी ऊपर जगनी की स्टोरी में हम लोगों ने देखा, तो उसी से रिलेटेड है कि व्यापारी क्या करते थे कि ये वहाँ से खरीदते थे जहाँ पे ये बनता था और दूसरी जगहों पे ले जाकर बेचते थे। आगे है साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड। जो दक्षिण भारत था, साउथ इंडिया था, वो किसके लिए फेमस था? गोल्ड, स्पाइसेस मतलब मसालों के लिए, स्पेशली मतलब पेपर मतलब काली मिर्च के लिए, और कीमती पत्थरों के लिए फेमस था। पेपर वॉज पार्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर, सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज द ब्लैक गोल्ड। ठीक है, जो काली मिर्च था वो रोमन साम्राज्य में, रोमन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इसकी मांग थी, बहुत फेमस था। उस समय इसकी डिमांडेड बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए काला सोने के नाम से भी बुलाते थे। तो काला सोना किसे कहते थे? पेपर मतलब काली मिर्च को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स। फिर यहाँ पे है कि व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे ना। रोम एक देश का नाम है। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिलते हैं। दक्षिण भारत का मतलब क्या? साउथ इंडिया में बहुत सारे इस तरीके से सोने के सिक्के मिले हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, मतलब कि रोम में सोने के सिक्के बहुत हैं, पाए जग गए हैं। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत के रोम जैसे देशों के साथ काफ़ी अच्छे व्यापार थे। आगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे है कि अ पोएम अबाउट ट्रेड। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। अ पोएम अबाउट ट्रेड में क्या बताया गया है। A poem about trade.
तो यहाँ पे देखते हैं, वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोयम्स एज वन वी डिस्क्राइब द गुड्स ब्रॉट इनटू पुहार एंड इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट। व्यापार के प्रमाण हमें कुछ संगम कविताओं में भी मिलते हैं। ये जो नीचे लिखी कविता है ना, इसमें इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। स्विफ्ट प्रेंचिंग हॉर्स बाय सी इन शिप्स, समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, ठीक है। बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स, मतलब गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, गठरी में समझते हो समूह, मतलब बहुत सारा एक जगह बांध के रखा गया। फिर हिमालय से मिलने वाले जो रत्न थे, आभूषण थे, ज्वेलरीज थे, उनकी बात कर रहा है, सोने की। और फिर यह है द पर्ल्स ऑफ द सदर्न सी, दक्षिण से के जो पहाड़ी जो माउंटेन एरिया से जो मोती वगैरह मिले थे, ठीक है। फिर यहाँ पे है एंड कोरल्स फ्रॉम द ईस्टर्न ओशियंस, ठीक है। ईस्टर्न ओशियंस है यहाँ पे, स्टोन मतलब अलग अलग पूर्वी सागर के साइड से क्या मूंगे वगैरह मिले थे। कोरल्स मतलब मूंगा, एक ये भी बेटा स्टोन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे है द यील्ड ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप फ्रॉम द कावेरी, गंगा और कावेरी की जो फसलें थी, उस साइड की जो फसलें थी, उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है फूड स्टफ्स फ्रॉम श्रीलंका, श्रीलंका से आए हुए खाद्य पदार्थ जो थे, पॉटरी वगैरह थे। और पॉटरी मतलब कहाँ से थे, देखो श्रीलंका से तो खाद्य सामान आए थे, खाने वाले सामान, और पॉटरी वगैरह म्यांमार से। एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स, और म्यांमार मतलब और कुछ भी दुर्लभ कीमती, मतलब दुर्लभ मतलब रेयर मतलब होता है दुर्लभ, और रिच इम्पोर्ट मतलब कीमती चीज़ें जो मिली हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक हमारा। यहाँ पे देखिए, ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल रूट्स, सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, there were others across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the seas more quickly. So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they chose to sail with the southeast monsoon। मतलब यहाँ पे है कि व्यापारी जो थे उन्होंने कई समुद्री रास्तों का खोज किया था। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे, ठीक है। जो मतलब शिप पे बैठे लोग, जो नाविक होते थे ना, वो मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे, ठीक है। जो समुद्र से जाने वाली हवा चलती थी, उसके ऐप से अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। मतलब वो अफ्रीका जो अरब के सागर से होते हुए वो कहाँ जाना पसंद करते थे, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ, मतलब जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलता था, ठीक है, उस समय वो उस तरफ चलना ज़्यादा पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। मतलब अगर लंबी लंबी जो वो लोग यात्रा करते थे, एक जगह से एक देश से दूसरे देश जो जाते थे, उसके लिए वो काफ़ी मजबूत जहाज़ों का यूज़ करते थे, ठीक है। आगे है यहाँ पे न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट। न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट मीन्स क्या है, समुद्र तटों से लगे राज्य। मतलब कि ऐसे जो स्टेट थे जो समुद्र से के पास है, जैसे कि हमारे यहाँ केरला वगैरह, चेन्नई वगैरह समुद्र के पास है, तो ऐसे इनके बारे में देखिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे वो महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, ठीक है। इनमें बहुत से पहाड़ हैं, पत्थर वगैरह, प्लेट्यूस वगैरह, हिल्स वगैरह है। नदियों के जो मैदानी इलाके हैं ना, यहाँ देखिए रिवर वैलीज़ है। यहाँ पे नदियों के जो मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। जो कावेरी के पास का जो लैंड है बेटा, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों में सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी, ठीक है। जो राजा वगैरह थे, सरदार वगैरह थे ना, इनके पास धीरे धीरे ना काफ़ी धन संपत्ति, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके पास पैसा हो गया था, ये काफ़ी रिच हो गए थे, ठीक है। संगम पोएम्स मेंशन द मुवेंदार, ठीक है। तो मुवेंदार मतलब कि जो संगम की कविताएं हैं, उसमें कुछ चर्चा इसके बारे में मिलता है। यह एक जो मुवेंदार है ना, यह एक तमिल वर्ड है जिसका अर्थ होता है 3 चीफ, मतलब 3 मुखिया, ठीक है। तो यूज फॉर द हेड्स ऑफ 3, मतलब किसके लिए यूज़ होता था, ये मोस्टली 3 मुखिया के लिए यूज़ किया जाता था। मतलब 3 जो मुख्य लोग होते थे, चीफ्स होते थे, उनके लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो कौन कौन से थे वो जो थे, ये थे चोलास, ठीक है, चेर और पांड्यास। तो यहाँ पे है ना पांड्यास, हु बिकम पावरफुल इन द साउथ इंडिया। मतलब ऐसे ये 3 लोग, तो चोलास थे, चेर है और पांड्या, ये लोग क्या थे, ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बने थे। कब, लगभग कि 2300 साल पहले दक्षिण भारत से। ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर। इन तीनों मुखियाओं के पास अपने 2-2 सत्ता
सेंटर था। पहला इनमें से एक था जो तटीय हिस्सों में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। एक मतलब कोस्ट पे था और एक कोस्ट के बाहर हिस्सों में था ना। इस तरह 6 केंद्रों में था। तो देखिए जिससे अब सबके 2-2 होंगे तो 6 हो जाएंगे। तो 6 केंद्र थे सभी के, 2 जिसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार, ये देखिए पुहार कावेरी पट्टनम द पोर्ट ऑफ द चोलास, मतलब ये किसके थे? चोला का था। पुतन पुहार भी कह सकते हैं उसको, या फिर उसको कावेरी पट्टनम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये चोला का था। और दूसरा किसका था? दूसरा पांड्यास का था। क्या दूसरा? पांड्यों की राजधानी मदुरै था। ये देखिए मदुरै, ठीक है, पांड्यों की राजधानी थी ये, जहाँ पे इनका एक केंद्र सेंटर, केंद्र का मतलब ये होता है जहाँ पे बैठ के राज करते थे। ओके, तो मदुरै था। नेक्स्ट है द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स। जो चीफ्स थे, जो सरदार थे, ये मुखिया जो थे, ये नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये जो थे ये रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, इसके बजाय दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। मतलब ये टैक्स नहीं लेते थे, रेगुलर टैक्स नहीं लेते थे, जबकि उसके बदले ये लोग कीमती उपहार की गिफ्ट्स की मांग करते थे। ठीक है, दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेंडेशन एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से क्या कर वसूल करते, टैक्स लेते थे। ठीक है, दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग देयर सपोर्टर्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स। इनमें से कुछ धन तो वो अपने पास रख लेते थे, बाकी जो बचता था वो अपने फॉलोअर्स को, अपने मतलब रिश्तेदारों को, अपने जो इनके सोल्जर्स होते थे उनको, और जो इनको कवि आते थे, कविताएं सुनाते उनको ये बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, मतलब कि जो कवि लोग थे, जब उन लोगों को किसी राजा से या सरदार से कोई चीज़ कीमती उपहार, सोना की सबको, सोने का सामान, कोई ज्वेलरी, कोई या कोई कीमती घोड़ा, हाथी या रथ मिलता था, तो जो राजा उनको ये देता था उनके बारे में काफ़ी कविताएं भी लिखते थे। आगे है कि अराउंड 200 ईयर्स लेटर अ डायनेस्टी नोन एज द सातवाहन, ठीक है, सातवाहन बिकेम पावरफुल इन द वेस्टर्न इंडिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहन्स वॉज, ठीक है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ठीक है, तो ये यहाँ पे है कि 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में, ठीक है, साउथ इंडिया में सातवाहन नाम का एक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। राजवंश समझते हैं? उस राजा का वंश का मतलब उस राजा के परिवार के लोग ही राजा बन रहे थे। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा उन लोगों का क्या था? राजा गौतमी पुत्र, राजा गौतम के पुत्र थे श्री सातकर्णी। ठीक है, उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, उसकी माता का क्या नाम था? उसकी माता का नाम था गौतमी बलश्री। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ये अदर मतलब वो ये लोग क्या कहे जाते थे? वे लोग सभी जो है ना वो सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। स्वामी मतलब ओनर, समझ लीजिए। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ अब देखिए यहाँ पे क्या है? द दक्षिणापथ लिटरेरी द रूट रीडिंग टू द साउथ। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या था? कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। मतलब ये जो राजा थे ना ये दक्षिण साइड में राज करते थे, इसलिए इसे दक्षिणापथ कहा गया था, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यह भी नाम प्रचलित था, है ना। दक्षिण साइड के लिए ये नाम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। ही सेंड हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? अपने सतकर्णी ने, श्री सतकर्णी जिसका नेम था, उन्होंने अपने पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी मतलब क्या, वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में उन्होंने क्या भेजा था? अपने सेना मतलब अभी सिपाहियों को भेजा था। किस लिए? ताकि वो अधिक से अधिक जगहों पे अपने शासन को स्थापित कर सके। तो आगे हम लोग देखेंगे बेटा द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। तो यहाँ पे इसका है रेशम के मार्ग की कहानी। क्या स्टोरी है सिल्क रूट की? द रिच ग्लोजी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट अ हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज़। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कीमती चमकीले रंग के चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य मतलब काफ़ी कीमती माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना काफ़ी एक जटिल प्रोसेस होता था। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर, ठीक है, सूत कताई होती थी। ठीक है, तो मेकिंग सिल्क इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, मतलब कि रेशम के जो कीड़े से पहले कच्चा रेशम निकाला जाता था। देन यहाँ पे क्योंकि कोकून्स फॉर्म ऑफ सिल्क वॉर्म्स स्पन इनटू
थ्रेड एंड वुवन इनटू क्लोथ। मतलब यहाँ पे देखिए कहने का अर्थ ये है कि जो रेशम के पहले जो कीड़े होते हैं उनसे कच्चा रेशम निकाला जाता है, फिर सूत की कढ़ाई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। ठीक है। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स वाइल द मेथड्स रिमेन्ड अ क्लोजली, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है, क्लोजली गार्डेड स्क्रिकेट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड ऑन फुट, हॉर्सबैक एंड ऑन कैमल्स कैरिड सिल्क विद दैम। मतलब कि जो इस तकनीक का रेशम के कपड़े बनाने का जो प्रोसेस था, इसके आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था, 7000 ईयर्स एगो हुआ था। लेकिन इस तकनीक को उन्होंने काफ़ी हज़ारों सालों तक बाकी दुनिया से छिपा के रखा था। ठीक है। लेकिन चीन से जो कुछ लोग थे जो पैदल घोड़े या ऊँट से एक जगह से दूसरी जगह पर जो जाते थे, वो अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, जिस रास्ते से ये लोग रेशम के कपड़े को लेकर यात्रा करते थे वह सिल्क रूट के नाम से फेमस हो गया था। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए है कि सम टाइम चाइना रूलर्स सेंड गिफ्ट टू सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। यहाँ पे जैसे कि कभी कभी चीन के जो शासक थे वह ईरान और पश्चिमी एशिया के जो शासक को उपहार के तौर पर ना गिफ्ट में एक रेशम के कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी मतलब यहाँ से जो है रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की तरफ मतलब पश्चिमी इलाकों में फैल गई थी। ठीक है। फिर है यहाँ पे कि जैसे करीब अबाउट 2000 ईयर्स एगो वेयरिंग सिल्क बिकम द फैशन एमंग द रूलर्स एंड द रिच पीपल। मतलब करीब 200 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनने का मतलब सिल्क कपड़े पहनने का काफ़ी फैशन बन गया था। इसकी जो कीमत थी बहुत ही ज़्यादा होती थी उस समय। ठीक है। सिल्क कपड़ों की, क्योंकि चीन से इसे लाने में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि माउंटेन को डेजर्ट को क्रॉस करना पड़ता था। यहाँ तक कि रास्ते के जो आसपास लोग व्यापारी से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मतलब कहने का है कि चाइना से इसको लेके आने में काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती थी, काफ़ी माउंटेन और डेजर्ट को क्रॉस करना पड़ता था। और फिर ये था कि जो रास्ते के लोग जो व्यापारी बीच के व्यापारी होते थे ना, वो उनसे क्या लेते थे, वो उनसे टैक्स भी लेते थे। ठीक है। पेमेंट से आप पैसे भी लेते थे रास्ता बताने के या क्रॉस कराने के। ठीक है। फिर यहाँ पे लुक एट मैप 76-77 विच शोज द सिल्क रूट एंड इस ब्रांचेस। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। यहाँ पे है कि अगर हम मैप 16 में देखें जो कि पेज नंबर 76 और 77 में देखा गया, तो इसमें सिल्क रूट तथा उसके ब्रांचेस के बारे में बताया गया है। ठीक है। कुछ जो रूलर्स थे उनके बड़े बड़े हिस्सों पर उन्होंने नियंत्रण करना चाहते थे। कुछ शासक जो थे ना, वो जो लोग रूट से आते थे ना, इसके बड़े बड़े हिस्सों पे अपना कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि इन रास्तों पर यात्रा करे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। जो कुछ राजा लोग थे वो ऐसे मार्ग पे कंट्रोल करना चाहते थे जहाँ पे चाइना से सिल्क वगैरह आता था, ताकि वहाँ से उन लोगों से टैक्स वगैरह पैसा वगैरह वसूल कर सके और कीमती तोहफे भी उनसे ले सकें। इसके बदले ये रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्ट। इसके बदले ये जो शासक थे ना, ये व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों आक्रमण सुरक्षा देते थे। मतलब कि जो ये राजा लोग थे, ये उनके बदले ये उन लोगों से व्यापारियों से क्या लेते थे, जो सिल्क का सामान लेके आते, कीमती सामान शुल्क मतलब कीमती सामान वगैरह लेते थे, गिफ्ट वगैरह, टैक्स लेते थे, काफ़ी पैसे लेते थे। और इसके बदले ये इनको प्रोटेक्ट करते थे कि इनके सामान को चोर लुटेरे इनसे लूटे ना, कोई इन पर आक्रमण ना करे। ठीक है। तो इस तरीके से है कि द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुषाण। यहाँ पे है कि जो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध थे वो कुषाण थे। मतलब करीब 2000 साल पहले जो मध्य एशिया था, मिड एशिया था एंड द पश्चिमी उत्तर भारत पर इनका शासन था। कहाँ पे था? एशिया पे, सेंट्रल एशिया पे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इनका शासन था। ठीक है। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर और मथुरा क्या, इनके दो मेन पावरफुल सेंटर थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है बेटा, उस समय जो था वो इन्हीं के राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंड फ्रॉम द, इन्हीं के रूल में जो ये सिल्क का रूट था वह मध्य एशिया से समझ सेंट्रल एशिया से होकर टू द सीपोर्ट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस होकर मध्य एशिया से सिंधु नदी के मुहाने मतलब जो कॉर्नर था वहाँ से होते हुए पत्तनों तक जाती थी। मतलब वहाँ से उसका यूज़ कम हो जाता था। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा, उसके बाद क्या होता था, वहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। फिर यहाँ से जहाज़ के माध्यम से वो जो सिल्क था वो पश्चिम की ओर, वेस्ट साइड की ओर पहुँचता था। ठीक है। उस सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण ही थे। ठीक है। जब सोने का सिक्का सब कॉन्टिनेंट में जो जारी हुआ, जो लोग यूज़ करते थे, वो जारी करने वाले कुषाण ही थे। ठीक है।
द कुसार वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कंट्री टू इशू गोल्ड। देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैंने यही आपको अभी बताया कि वो यही पे थे, ठीक है। फिर है कि दीज वर यूज बाई ट्रेडर्स अलॉन्ग द सिल्क रूट। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इन्हीं का उपयोग करते थे, मतलब जो सिल्क रूट पे लोग व्यापारी आते थे जाते थे वह इन्हीं सिक्कों का यूज़ वो करते थे, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।